तो आज हम लोग सूडो रैंडम नंबर डिस्कस करेंगे। Why it is not working? One minute. Okay, so let's start. Pseudo random numbers. तो सूडो से का मालूम है, सूडो का मतलब आपका है, आप पहले से भी जानते हैं, सूडो मीन्स होता है फेक। सो एंड रैंडम नंबर्स आप सब लोग जानते हैं। फिर भी अब इसको अभी थोड़ी इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सूडो रैंडम नंबर्स का मतलब है वो रैंडम नंबर्स दैट लुक्स लाइक रैंडम नंबर्स है। दे आर नॉट एक्चुअली द रैंडम नंबर्स बट दे लुक्स लाइक द रैंडम नंबर्स। सो लुक लाइक्स का मतलब है दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम नंबर्स। सो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट आर द रैंडम नंबर्स एंड व्हाट आर सूडो रैंडम नंबर्स एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी देम। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाई वी नीड टू स्टडी pseudo random numbers. The question है why we are studying these numbers. So let's see. So actually these pseudo random numbers or random numbers are required in varieties of cryptographic protocols and applications. Like for example session key generation. So whenever two parties on the internet are communicating with each other, तो जब वो सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहती हैं तो क्या जब रिक्वायर्ड होता है कि वो एक सेशन की इस्टेब्लिश करें। ओके, आपने सेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा। एंड ईच सेशन हैव ए सेशन की एंड सेशन की जनरली रिपीट नहीं होती हैं, दे आर चूजन रैंडमली। तो ओबियसली सेशन की रिपीट नहीं होना है और अनप्रडिक्टेबल भी होना है। तो हमें सेशन की को क्या करना पड़ेगा, रैंडमली जनरेट करना पड़ेगा एंड देन यूज करना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट की चुन करके यूज करेंगे रैंडमली जनरेटेड की। सो सेशन की जनरेशन में सेशन की के तौर पर आप जो की इस्तेमाल करते हैं वो आपको रैंडमली जनरेट करना पड़ती है। सिमिलरली जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन है वो है, आई एम लिस्टिंग सम ऑफ दीज ओनली, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। की डिस्ट्रीब्यूशन, की डिस्ट्रीब्यूशन में आप कहेंगे कि यहाँ रैंडम नंबर का क्या प्लेस है। सो एक्चुअली जब आपके सिस्टम में, जब आप एक सिक्योर सिस्टम डेवलप करते हैं और उसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं या ये कहिए जो यूजर्स हैं जो आपके सिक्योर सिस्टम को यूज करेंगे, तो आप जो भी यूजर्स हैं जो वैलिड यूजर्स होंगे उनको आप कुछ क्रेडेंशियल्स असाइन करते हैं। जनरली क्रेडेंशियल में हम कीज असाइन करते हैं। सो वी नीड टू असाइन कीज टू दीज यूजर्स। नाउ ओबियसली हम कीज को सीक्वेंशियली असाइन नहीं कर सकते। अगर हम सीक्वेंशियली जनरेट करेंगे, आपने की K1 जनरेट कर ली और K1 में +1 जनरेट करके K2 जनरेट कर लिया एंड सो ऑन, तो ये तो पूरा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा सीक्वेंस। दैट मीन्स वी कैन नॉट डू दैट। सो वी ऑल्सो नीड टू जनरेट दीज कीज रैंडमली। सो रैंडमली हम की जनरेट करें और यूजर्स को असाइन करें। ओके, and so that nobody will be able to predict what other is using, what others key is. ओके, सो सेशन की जो की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जब आप यूजर्स को की असाइन कर रहे हैं, सो वैराइटीज ऑफ एप्लीकेशंस में, मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस में आपको एक सीक्रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सीक्रेट की को हमें जब यूजर्स को देना है, जो सो दैट वो बाद में एप्लीकेशंस में यूज़ कर पाए उनको, तो हमें उनको रैंडमली जनरेट करना पड़ेगा। रैंडमली जनरेट करने नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप देखेंगे K2
से K1 को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, K1 से K2 को प्रेडिक्ट किया जा सकता है अगर इस तरीके से की जनरेट करेंगे तो। ओके, सो की जनरेशन हैव टू बी डन रैंडमली। देन जितने भी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स हैं, दे रिक्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सिमिलरली बहुत सारे एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन जो है ठीक है, तो जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन में एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कुछ क्रेडेंशियल या सेट ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज करती है। सो पार्टी P1 एंड पार्टी P2 है। तो ये एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट का मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए जब मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन की जो पूरी प्रोसेस कोई कॉपी करके रिपीट ना करे, इसलिए इसमें कुछ जो हम रैंडम नंबर यूज जनरेट करके यूज करना चाहते हैं, सो दैट दिस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुड नॉट बी रिपीटेड। ओके, सो these may be time stamps, nonces, or some other numbers may be used. So authentication will require these random numbers also. And इसके अलावा भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोटोकॉल्स है। वी विल सी दैट एनी ऑलमोस्ट एवरी प्रोटोकॉल रिक्वायर एटलीस्ट सम रैंडम नंबर। सो वो रैंडम नंबर जनरेशन आपको फिर सो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि आप रैंडम नंबर जनरेशन कैसे करेंगे, है ना। तो रैंडम नंबर जनरेशन के लिए वी रिक्वायर ए प्रॉपर प्रोसीजर, क्योंकि रैंडम नंबर जनरेशन की जो प्रोसेस है दैट इटसेल्फ हैज़ टू बी सिक्योर ऑल्सो। जैसे स्ट्रीम सिफर है, उसमें आप की स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल टू रैंडम नंबर जनरेशन। सो जितने भी स्ट्रीम सिफर्स हैं उसमें भी आपको रैंडम नंबर जनरेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी की शुड भी रैंडम। ना वो क्वेश्चन आ रहा होता है व्हाट इज रैंडमनेस और व्हाट इज ए रैंडम सीक्वेंस। वन मिनट। तो रैंडमनेस के लिए दो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है। so, अगर एक सीक्वेंस, सपोज दैट यू हैव ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, वी हैव ए, लेट्स अज्यूम वी हैव ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। मैं नंबर्स टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो समटाइम्स हम कभी कभी देखेंगे कि इट मे बी ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, इट मे बी ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ बिट्स एंड सो ऑन। ठीक है, समटाइम्स हम सीधे इसे बिट स्ट्रीम बोल देते हैं, या रैंडम स्ट्रीम या रैंडम सीक्वेंस भी बोलेंगे। तो एक सीक्वेंस जो है हम उसे रैंडम कहेंगे अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ओबियसली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं A1, A2 एंड सो ऑन AN, ये जो नंबर्स हैं इनके जनरेट होने के जो चांसेस हैं दे आर इक्वल। दैट मीन्स ऑल नंबर्स हैव इक्वल प्रायोरिटी। ओके, ऐसा नहीं है कोई नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है, कोई नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अगर आप मान लीजिए सपोज आप एक इंटरवल में नंबर जनरेट कर रहे हैं A से B के बीच में, ओके, इंक्लूडिंग A एंड B, तो इनमें से जो नंबर्स आ रहे हैं सीक्वेंस में वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ आएंगे। दैट मीन्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। और यू कैन से दैट एवरी नंबर that is generated in the sequence is having equal probability of being generated. दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंस। नाउ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि एक सीक्वेंस अगर आपकी है तो इसमें से एक छोटा स्मॉल पार्ट, जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन AI
AI plus 1 and so on, AJ डॉट 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 एंड AN। नाउ इसमें से AI से लेकर के यहाँ तक का एक मैंने एक सेट ऑफ नंबर्स निकाल लिया। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड सब सीक्वेंस। तो आप ऐसी कई सारी सब सीक्वेंसेस टोटल सीक्वेंस में से बना सकते हैं। तो नाउ अब मेरा मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब है कि सपोज एक सब सीक्वेंस ये है और एक सब सीक्वेंस ये है, तो किसी भी एक सब सीक्वेंस से दूसरी सब सीक्वेंस इन्फर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो वे टू इन्फर वन सब सीक्वेंस फ्रॉम अनदर सब सीक्वेंस फ्रॉम ए गिवन सीक्वेंस। तो आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि ये रैंडम सीक्वेंस है, तो उसमें कोई भी आप सेट ऑफ नंबर्स चुन लीजिए, कंटिन्यूस सबसेट ऑफ नंबर जैसे हम सब सीक्वेंस बोल रहे हैं, और एक सब सीक्वेंस से हम दूसरी सब सीक्वेंस के नंबर्स प्रिडिक्ट ना कर पाएँ। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी शो कर रही है। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि एक सेट ऑफ नंबर्स बाकी के सेट ऑफ नंबर से इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, मतलब यह एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस के आप नंबर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए मैक्सिमम मैथमेटिकल वे में। ठीक है, तो अगर ऐसा एक सीक्वेंस में है कि वो इंडिपेंडेंस शो कर रही है एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी शो कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस रैंडम सीक्वेंस है, मतलब रैंडम नंबर्स की सीक्वेंस है ना। वो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें एक सीक्वेंस दी गई है तो कैसे प्रूव करेंगे कि वो रैंडम है। तो पहली चीज़ आपको ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेंगी, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी कई बार इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास कई सारे टेस्ट हैं कि एक सीक्वेंस दिया है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास कई स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, सो वी कैन प्रूव दैट। बट इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए टेस्ट नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी टेस्ट टू प्रूव इंडिपेंडेंस। ओके, लेकिन इसका उल्टा जरूर हमारे पास है। देयर आर सर्टेन टेस्ट अवेलेबल जिनकी मदद से हम दिखा सकते हैं कि एक सीक्वेंस इंडिपेंडेंस नहीं शो कर रही है, मतलब हम उल्टा दिखा सकते हैं विद सम प्रोबेबिलिटी। ओके, गारंटेड नहीं होगा, बट हम कह सकते हैं कि कोई सीक्वेंस एक है जो इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देयर आर सर्टेन टेस्ट आर देयर, सो हम मल्टीपल टेस्ट लगा करके उन टेस्ट की मदद से ये दिखा देंगे कि ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंस शो नहीं कर रही है। तो अगर एक सीक्वेंस जो रैंडम नहीं है तो हम वो टेस्ट मैनी टेस्ट में से आप मल्टीपल टाइम करेंगे तो एटलीस्ट एक बार या कभी ना कभी वो सक्सेसफुल हो जाएगा और बता देगा कि ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंस नहीं है। बट आप ये कहें कि कोई एक सिंगल टेस्ट है जो सीधा इंडिपेंडेंस प्रूव कर देता है, तो ऐसा नहीं है। तो जब हम मल्टीपल टेस्ट लगाते हैं जो फेल हो जाते हैं दिखाने में कि ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंस नहीं है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, है ना। तो हम अदर रिवर्स वे में इसको प्रूव करके काम करते हैं। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। तो नहीं है ना? तो नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास अगर हम रैंडम सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं तो हम सूडो रैंडम सीक्वेंस की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि रैंडम जो सीक्वेंस हैं उनको जो हम जनरेट करते हैं तो उनके जनरेशन के टाइम पर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं या उनको यूज करने में। तो पहली चीज़ तो क्या है कि रैंडम सीक्वेंस जब आप जनरेट करते हो तो कैसे लेट्स डिस्कस कि कैसे जनरेट करते हो, देन आप समझ पाएंगे कि इसके हमको सूडो रैंडम की ज़रूरत क्यों पड़ती है या हम सूडो रैंडम सीक्वेंस क्यों जनरेट करके यूज करते हैं। सो सबसे पहली जो है ना, सबसे पहले जब आपको रैंडम सीक्वेंस जनरेट करना है तो रैंडम सीक्वेंस जनरेट करने के लिए आपको ट्रू रैंडम इवेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। या रैंडम इवेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिनसे आप रैंडम सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो कौन सी इवेंट्स होगी? नेचुरल इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेचुरल इवेंट्स जो रैंडमनेस का सोर्स है। ठीक है, दैट मीन्स सोर्सेस ऑफ रैंडमनेस। वी नीड सोर्सेस
ऑफ रेंडमनेस। और रेंडमनेस के सोर्सेस हमारे नेचर में कई सारे हैं। सो दैट मीन्स वी नीड टू हैव नेचुरल सोर्सेस ऑफ रेंडमनेस और नेचुरल सोर्सेस ऑफ रैंडम दैट शोज रेंडमनेस एक्चुअली। रेंडमनेस, नेचुरल सोर्सेस ऑफ रेंडमनेस। सो लेट्स क्या क्या हैं जो सोर्सेस हैं रेंडमनेस के, वो देखते हैं। सबसे पहले नॉइज, सिग्नल। जो नॉइज, सिग्नल जब आप ट्रांसमिट करते हैं, जब सिग्नल जाता है तो सिग्नल के साथ जो नॉइज होता है उसे हम, वो एक्चुअली रैंडम होता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कितने अमाउंट ऑफ नॉइज आपके सिग्नल में इंट्रोड्यूस होगा या किस टाइप का नॉइज आपके सिग्नल में ऐड है अभी। ओके, सो नॉइज जो है ना एक नेचुरल इवेंट है, नेचुरल फिनोमिना है, और ये जो है ना रैंडमनेस शो करता है। समटाइम्स इसे हम इसीलिए गॉसियन नॉइज भी बोलते हैं। अगर आपने सिग्नल से रिलेटेड थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसमें ये टर्म यूज की होगी या सुनी होगी। ओके, सो जो नॉइज है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नॉइज दैट इज जनरेटेड बाय व्हीकल्स। ओके, मैं नॉइज की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल नॉइज की, द नॉइज इन द सिग्नल। ओके, हालांकि जो व्हीकल्स नॉइज जनरेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक रोड पर हैं और रोड में जो व्हीकल नॉइज जनरेट कर रहे हैं, दैट मे बी रैंडम बट नेसेसरी नहीं है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब ट्रैफिक है तो उसमें नॉइज बढ़ जाता है, तो वो नॉइज के पैटर्न को आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट उसमें से भी आप रैंडमनेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट हैव सम रैंडमनेस। सो बट दैट इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ रैंडमनेस। सो नॉइज के बाद दूसरा है जो आपके मशीन्स में आपको देखने को मिल सकता है, वो है जो आप कीपैड्स पर की टाइप करते हैं। वेन एवर ए यूज़र टाइप्स कीज ऑन द कीपैड, तो जो कीज के बीच में जो इंटरवल्स हैं, अगर आप उनको रिकॉर्ड करेंगे तो दो इंटरवल्स आर रैंडम। सो द टाइम intervals between consecutive key presses. ठीक है, एक यूज़र जो की प्रेस कर रहा है तो उनमें टाइम इंटरवल जो आ रहा है, ठीक है ना। अब ये याद रखना, टाइम इंटरवल को आपको इस मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड लेवल पर देखना पड़ेगा, सेकंड के लेवल पर नहीं देखिएगा तो उसमें आपको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो जो टाइम इंटरवल है वो हो सकता है आपका। इसके बाद जो डिस्क हेड है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, आपने देखा होगा उसमें हार्ड डिस्क में जो हेड्स होते हैं, तो हेड्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, डिस्क हेड मूवमेंट। डिस्क हेड क्यों मूव करता है? क्योंकि जब रिक्वेस्ट आती है तो वो डिस्क के कभी एक सेक्टर से डेटा रीड करता है, कभी दूसरे सेक्टर से डेटा रीड करता है, तो अब अकॉर्डिंगली वो जो ना आगे पीछे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर मूव करता है। तो यू कैन नॉट से कि हार्ड डिस्क का जो हेड है डिस्क का, वो अब किस ट्रैक या किस सेक्टर पर जाएगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो दैट डिस्क हेड मूवमेंट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ रैंडमनेस। देन माउस मूवमेंट जो होता है आपका, यूजर का जो माउस मूवमेंट जो करता है मशीन, ठीक है, वो वाले नेचुरल वाले जो एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके जो कंप्यूटरिंग में जो माउस मूवमेंट होता है, माउस मूवमेंट पैटर्न, ठीक है। तो ये जो माउस है वो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, नॉट फॉर एनिमल, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ रैंडमनेस। और आप देखेंगे ये नॉइज जो आपके मशीन में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है तो उसमें भी नॉइज इंट्रोड्यूस होता है, तो ये नॉइज देन की प्रेसेस के बीच में जो इंटरवल है, डिस्क हेड मूवमेंट एंड सो ऑन।
सो दीज आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ रैंडमनेस जो आपकी मशीन्स में अवेलेबल हैं, और समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल देम दीज सोर्सेस एज इंट्रोपी सोर्सेस। ठीक है, इंट्रोपी सोर्सेस भी हम इसको बोलते हैं इनको। तो जनरली जब रैंडम सीक्वेंस हम जनरेट करते हैं तो ये इन सबको अकेले नहीं लेते हैं, हम ऐसी इवेंट्स को, मल्टीपल इवेंट्स को लेते हैं, और उनसे जो इवेंट्स हो रही हैं, इनसे जो डेटा आ रहा है, इस डेटा को हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, फिर थोड़ा बहुत उनका मतलब ये कह सकते हैं पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग से मीन है कि कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बायसनेस हो सकती है, उनको रिमूव करने के बाद वी जनरेट ए रैंडम सीक्वेंस। ठीक है, तो जनरली जो आपकी मशीन्स होती हैं उसमें ये जो मल्टीपल सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं हम रैंडम नंबर जनरेशन के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो रैंडम नंबर जनरेशन है, तो ये जो जनरेशन है नेचुरल सोर्सेज से होता है, और ये जो इवेंट्स हैं बहुत तेज़ी से ऑकर नहीं होती हैं। तो समटाइम्स कई बार आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा स्पीड में डेटा अगर रिक्वायर्ड है, वो ज़्यादा डेटा, ज़्यादा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या कुछ कर रहा है, तो आपके जनरेशन ज़्यादा कंज्यूमशन है, उसके लिए रैंडम सीक्वेंस ज़्यादा नंबर ज़्यादा चाहिए, तो उस एप्लीकेशन के लिए रैंडम सीक्वेंस आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सोर्सेस से जो डेटा जनरेट होता है उस स्पीड से जनरेट नहीं होता है। तो जो एप्लीकेशन की जो डेटा जनरेशन स्पीड है मैनी टाइम, खास करके जो स्ट्रीम सेफर की हम बात करें, तो उसमें जो डेटा जनरेशन होता है उस स्पीड को हम रैंडम सीक्वेंस, उसी स्पीड से रैंडम सीक्वेंस जो नेचुरल सोर्सेस हैं आपके कंप्यूटिंग मशीन्स में, उनसे जनरेट करके हम उस रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो जिस स्पीड से हमें डेटा चाहिए या जितना अमाउंट ऑफ डेटा हमें पर सेकेंड सीक्वेंस का, रैंडम सीक्वेंस का रिक्वायर्ड होगा, वो ये इवेंट्स की मदद से हम नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो इसलिए हम पहला कारण तो ये है कि जिसकी वजह से हम रैंडम सीक्वेंस कई एप्लीकेशंस में, खासकर क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल सिमुलेशंस में हम कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टोग्राफी में हमें ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ डेटा की रैंडम सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ जाती है कई एप्लीकेशंस में, जिनमें डिमांड कम है उसमें हम चला सकते हैं काम, लेकिन जहाँ पर डेटा की नीड ज़्यादा है या डेटा ज़्यादा जल्दी जल्दी जनरेट हो रहा है, जैसे आपको इनक्रिप्ट करना है, तो उसमें रैंडम सीक्वेंस की आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। सो इसलिए दिस इज़ वन इशू। दूसरा ये भी है कि जब आप एक मशीन पर इंक्रिप्शन कर रहे हैं रैंडम सीक्वेंसेस, तो मान लीजिए आप RC4 को यूज़ कर रहे हैं और RC4 में इस सोर्स से डेटा ले रहे हैं, आप अज्यूम कर लीजिए। ओके, तो आप जो रैंडम सीक्वेंस जो जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, उस सीक्वेंस को आपको रिसीवर के साइड पर भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि सेम पैटर्न रिसीवर पर जनरेट नहीं होगा, है ना, कि एवरीथिंग इज रैंडम। सो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ जनरेट हो रहा है वो मशीन में वहाँ भी जनरेट हो। ऐसे तो मशीन सिंक्रोनाइज होकर नॉइज जनरेट नहीं करती हैं, है ना, कि दो मशीन्स पर माउस मूवमेंट एक जैसा हो रहा है, दो मशीन्स पर की प्रेस हो रहा है, दो यूजर्स की प्रेस कर रहे हैं, तो उनके बीच में भी सिंक्रोनाइजेशन है। ओके, सो जो ऑब्वियसली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो रैंडम सीक्वेंस है जो आप यहाँ सेंडर साइड जनरेट कर रहे हैं, उसको आपको रिसीविंग साइड पर भी सेंड करना पड़ेगा, एंड इन एडिशन टू द डेटा, इनक्रिप्टेड डेटा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, फीजिबल नहीं है, पॉसिबल तो है बट इट इज़ नॉट फीजिबल। सो इसीलिए हम ये जो मेन रीज़न है इसकी वजह से हम रैंडम सीक्वेंस जनरेट नहीं करते हैं, मतलब रैंडम सीक्वेंस को यूज़ नहीं कर पाए हैं। एक तो है कई एप्लीकेशन में हमारी नीड को मैच नहीं कर पाती है, दूसरा फिर यह है कि अगर हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं इंक्रिप्शन में, तो हमें उस सीक्वेंस को रिसीविंग साइड पर भेजना भी पड़ेगा, क्योंकि रिसीवर्स पर वो अपने आप जनरेट नहीं होंगे। ओके, सो दैट्स वाई रैंडम सीक्वेंस का जो यूज है वो लिमिटेड है। सो नाउ क्वेश्चन आ जाता है फिर देन व्हाट वी नीड टू डू, क्योंकि हमें तो ज़रूरत है रैंडम सीक्वेंस की। सो हम इसके लिए फिर क्या करते हैं, सूडो रैंडम सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वाई वी केम अप विद सूडो रैंडम सीक्वेंस। सो इस प्रॉब्लम को सूडो रैंडम सीक्वेंस सॉल्व कर देती हैं। नाउ क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द सूडो रैंडम सीक्वेंस। सो ये सूडो रैंडम सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है दैट इज जनरेटेड बाय एन एल्गोरिथम। सो दिस सीक्वेंस आर द सीक्वेंस of numbers, sorry, that are
generated using a deterministic algorithm. अब हम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम मतलब एक ऐसी एल्गोरिथम जिसका सेम इनपुट के लिए हमेशा सेम आउटपुट आता है, उसे हम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम बोलते हैं। सो आप डेटा स्ट्रक्चर में जितनी भी एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं आपने अभी तक, ऑल आर डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सर्च, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ट्री बेस्ड सर्च, इंसर्शन, डिलीशन और इन द ट्री, हैश टेबल, ये सब क्या है? डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स हैं, क्योंकि सेम इनपुट के लिए आपको सेम आउटपुट देंगे। प्राइमरी नंबर टेस्टिंग, प्राइम नंबर जनरेशन के लिए जो आप एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, सपोज दैट इज ऑल्सो अ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम, है ना। नंबर के डिजिट्स ऐड करना है तो यू विल हैव ए एल्गोरिथम दैट विल बी डिटर्मिनिस्टिक ऑल्सो। ओके, तो जो आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम डिजाइन में जो एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डिटर्मिनिस्टिक वन। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक वन का सिंपल एग्जांपल होता है कि सेम इनपुट देंगे तो हमेशा आपको आउटपुट भी सेम ही मिलेगा, अलग अलग आउटपुट नहीं मिलेगा डिटर्मिनिस्टिक के केस में। ओके, तो नाउ क्वेश्चन आ जाता है, ये रैंडम जो सीक्वेंस है, सूडो रैंडम सीक्वेंस, ये डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम जनरेट हो रही है, तो फिर ये सूडो कैसे क्या कहते हैं, रैंडमनेस कैसे शो करेगी? सो एक्चुअली वी हैव सर्टेन एल्गोरिथम्स जिनकी मदद से, जो हम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम की मदद से हम सीक्वेंस जनरेट करते हैं, वो एक्चुअली रैंडम नहीं है, बट इट shows the properties of the randomness. ठीक है, so pseudo random sequence are the sequence of numbers that are generated using a deterministic algorithm and shows randomness. ओके, सो रैंडमनेस शो करने का मतलब यह है कि ये रैंडमनेस से रिलेटेड कई सारे टेस्ट हैं, ये उनको पास कर लेती है। तो एक्चुअली इन रियलिटी ये रैंडम नहीं है, बट दे लुक लाइक रैंडम, दे एग्जिबिट द रैंडमनेस। सो दीज आर द सीक्वेंस दैट एग्जिबिट्स द रैंडमनेस, दे आर नॉट एक्चुअली रैंडम, ट्रूली रैंडम नहीं है, बट दे एग्जिबिट द रैंडमनेस। ओके, सो ये सूडो रैंडम सीक्वेंस जनरेशन करने के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज होती हैं, हम उन्हें PRNG बोलते हैं शॉर्ट में, PRNG, सूडो रैंडम नंबर जनरेशन और जनरेटर, सॉरी, PRNG, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स, और PRF, वी हैव PRF ऑल्सो, सूडो रैंडम फंक्शंस। और जो ट्रू रैंडम जनरेट करती हैं जो एल्गोरिथम, एक्चुअली जो रैंडम स्ट्रीम या रैंडम आउटपुट जनरेट करती हैं, उन्हें हम TRNG बोलते हैं, उन एल्गोरिथम्स को TRNG। सो दीज आर सम टर्म्स जो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। PRNG, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स, PRF, सूडो रैंडम फंक्शंस, TRNG, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर्स। ओके, नाउ लेट्स सी PRNG एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं। सो ये तीनों कैसे काम करती हैं या इनका आइडिया क्या है? सो PRNG में क्या होता है कि यू हैव एन एल्गोरिथम and that algorithm is deterministic algo. ओके, नाउ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम जो है, इसको आप एक इनपुट देंगे, जैसे इस इनपुट को हम बोलते हैं सीड, एंड एल्गोरिथम का जो आउटपुट आता है हम उसे फीडबैक करके हुए यूज करते हैं। ये आइडिया है, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी एल्गोरिथम। जनरली आपके आउटपुट को फीडबैक करते हैं, तो इनपुट आपका क्या हो गया, एक तो जो आउटपुट है वही वापस चला गया इनपुट पर, एंड सीड चला गया। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पर सूडो रैंडम बिट स्ट्रीम मिलेगी। तो कई जगह पे हम देखेंगे सूडो रैंडम सीक्वेंस की बात करेंगे, या समटाइम्स वी विल टॉक सूडो रैंडम बिट स्ट्रीम। ज़्यादातर केस में हम बिट स्ट्रीम टर्म यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रीम जनरेट करना चाहते हैं। तो स्ट्रीम जनरेशन के टाइम में हम बिट स्ट्रीम जनरेट करते हैं, अगर नंबर्स है तो हम बिट जनरेटर को सूडो रैंडम नंबर सीक्वेंस बोल सकते हैं। अल्टीमेटली बिट्स ही जनरेट होती हैं, बिट्स को आप ग्रुप के तौर पर देख करके नंबर्स में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सो। तो दिस इज सूडो रैंडम बिट स्ट्रीम।
जनरेट होते चले जाएगी, मतलब एक नहीं होगा, मल्टीपल बिट्स सीक्वेंसली कंटिन्यूस जनरेट होते रहेंगे। तो दिस इज योर पीआरएनजी। ओके, तो आप देख सकते हैं दो इनपुट्स हैं, एक सीड है एक फीडबैक है, एंड यहाँ से आपका आउटपुट मिल रहेगा आपको। इनिशियली अकेले सीड होगा, समटाइम्स कुछ एल्गोरिथम्स को आप एक और इनिशियल कोई नॉन्स या कुछ या वेक्टर, इनिशियल वेक्टर समथिंग कुछ पैरामीटर और दे देते हैं या यूजर। ओके, इसके बाद है पीआरएफ। पीआरएफ भी ऐसा ही है लगभग, मतलब यहाँ भी डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम होगी आपके पास। सो यू हैव डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम, देन इनपुट में आपके जो है सीड है जैसा पहले था, बट एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट हो गई है, वो है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वैल्यूज, एंड यहाँ से आपको आउटपुट में सूडो रैंडम वैल्यू मिलेगी। सूडो रैंडम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू जनरेट होती है वो फिक्स लेंथ की एक वैल्यू होगी। सो जो आपका कह सकते हैं फिक्स लेंथ स्ट्रिंग्स के या पीसेस जो है ना आपके फिक्स लेंथ के चंक्स ये जनरेट करेगी। और इसमें फीडबैक भी होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पीआरएफ। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ जो सीक्वेंस जनरेट हो रही है ये कंटिन्यूस सीक्वेंस है, ये क्या है, चंक्स ऑफ बिट्स हैं, 4 बाइट के चंक, 2 बाइट के चंक एंड सो ऑन, इस तरीके से, या एक 2 बिट के चंक एंड सो ऑन। नाउ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक से मतलब है यहाँ कई बार हम एप्लीकेशन में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कि यूज़र जो है उसकी आईडी एज ए इनपुट पास कर सकते हैं, है ना, और या फिर यूज़र का कोई और क्रेडेंशियल जो भी है वो हम पास कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक वैल्यूज हैं वो हम इसमें एडिशनली दे सकते हैं। तो पीआरएफ और इसमें डिफरेंस कहाँ देख रहे हैं आप, एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा इनके आउटपुट के में डिफरेंस है। ये कंटिन्यूस सीक्वेंस है, ये वैल्यूज का सीक्वेंस है, मतलब फिक्स लेंथ बिट्स का आउटपुट आपको मिलते हैं, कंटिन्यूस मिलेंगे, 4 बिट फिर अगले 4 बिट फिर अगले 4 बिट एंड सो ऑन, इस तरीके से, या 8 बिट अगले 8 बिट एंड सो ऑन। इसमें हम एक कंटिन्यूस बिट्स देखते हैं, बिट बिट नेक्स्ट 1 बिट फिर नेक्स्ट बिट फिर बिट, कंटिन्यूस बिट्स जनरेट होते रहेंगे। तो हम यहाँ पर ये जो है ना ट्रू एक्चुअली स्ट्रीम जनरेट कर रहा है, एक तरीके से स्ट्रीम जनरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म स्ट्रीम। देन टीआरएनजी कैसे जनरेट कैसे काम करता है। सो टीआरएनजी में जैसे मैंने बताया कि पहले हमें सोर्सेस ऑफ रैंडमनेस एज ए इनपुट यूज करेंगे, सोर्सेस ऑफ रैंडमनेस। तो जो रैंडमनेस के सोर्सेस हैं उनसे जो वैल्यूज जनरेट हो रही हैं हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ये जो काम है ये प्रोसेस यहाँ पर होगी, कन्वर्जन टू बाइनरी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सेंसर है जो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है रूम का हर सेकंड में, तो उससे जो रीडिंग आ रही है उसको रीडिंग को लीजिए बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए एंड सो ऑन। या नॉइज़ आपका अगर रैंडमनेस के तौर पे यूज़ हो रहा है, सोर्स के रैंडमनेस के तौर पर, नॉइज़ लेवल को मेजर करते जाइए और हर सेकंड जो नॉइज़ आ रहा है या हर हाफ सेकंड में जो नॉइज़ की वैल्यू जनरेट हो रही है ऐड और ए सिग्नल में, आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके देन रैंडम बिट स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में कन्वर्जन अकेला ही नहीं होता है, ध्यान रखना, प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग भी होती हैं, एंड आपको रैंडम बिट स्ट्रीम आउटपुट में मिलता है। तो इन दोनों के आउटपुट स्ट्रीम के फॉर्म में है, इसका आउटपुट वैल्यूज के फॉर्म में है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया पीआरएनजी जो है ये क्या करेगा, इसको हम रैंडम सीक्वेंस कब बोलेंगे, ये जब रैंडम नंबर्स की प्रॉपर्टी जो है उनको शो करे।
सो ये पहले तो रैंडमनेस शो करे, तो रैंडमनेस में जनरली इसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं आपके। एक NIST का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके लिए जो उसमें टेस्ट रिकमेंडेड हैं कुछ SP 822, ठीक है। ये कई सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट का एक सूट है जिसमें कई सारे टेस्ट बताए गए हैं जिन जो जो कि आप यूज कर सकते हैं रैंडमनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए एक सीक्वेंस के पास। जो सो एक एल्गोरिथम से, लेट से आपने एक एल्गोरिथम बनाई जो आप कहते हैं कि दिस एल्गोरिथम कैन जनरेट रैंडम नंबर्स, इस तरीके से एल्गोरिथम बनाएंगे आप, ये आइडिया है एल्गोरिथम का। और फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सूडो रैंडम है या नहीं है। तो आपके पास रैंडमनेस को प्रूव करने के लिए कई सारे टेस्ट हैं, आप वो टेस्ट यूज करके रैंडमनेस प्रूव कर सकते हैं। तो रैंडमनेस प्रूव करते समय आपको यहाँ पर इनके केस में दो तीन चीज़ें, फॉलोइंग थ्री थिंग्स यू नीड टू प्रूव। पहला है यूनिफॉर्मिटी, जो जैसे कि मैंने बताया था यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो करना चाहिए ये सीक्वेंस। दूसरा स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब यह है कि आपके पास, आपने मान लीजिए एक रैंडम सीक्वेंस लिया, सपोज यू हैव ए रैंडम सीक्वेंस, सूडो रैंडम सीक्वेंस, और आप कह रहे हैं कि ये सूडो रैंडम है, सपोज दैट। तो यूनिफॉर्मिटी अपने मतलब दिखा दी है, देन आपको इसमें स्केलेबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी। स्केलेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर एक सीक्वेंस रैंडम है तो इसके जो सब सीक्वेंस है, मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ले लिया, तो ये भी वही सारे टेस्ट सेटिस्फाई करे जो इस सीक्वेंस ने सेटिस्फाई किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। देन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है अगली जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, ओके। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितने भी सीक्वेंस आपके एल्गोरिथम ये जनरेट करे, PRNG जो है, ये जितने भी सीक्वेंस जनरेट करे वो सब के सब स्केलेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी शो करें, ठीक है। देन वी विल से दैट इट इज कंसिस्टेंट। तो इस तरीके के PRNG आपको तो पहले रैंडमनेस प्रूव करना पड़ेगी PRNG में। और ये जो हमने स्केलेबिलिटी और ये कंसिस्टेंसी की बात की, इसके लिए भी उस डॉक्यूमेंट में कई टेस्ट मेंशन है। तो वो 15 तो एक्चुअली टोटल टेस्ट है, इन सब टेस्ट से आपके ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव की जा सकती हैं। देन एक प्रॉपर्टी और हमें इसमें शो करना पड़ती है, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंडिपेंडेंस शो नहीं करते हैं हम सूडो रैंडम सीक्वेंस के लिए। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि आपको मालूम है ये सूडो रैंडम सीक्वेंस जो है ना रैंडम नहीं है, यू नो देम, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से जो सीक्वेंस जनरेट होगा दैट विल नॉट बी द ट्रू रैंडम सीक्वेंस। सो हमें मालूम है कि हम जो सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं वो फेक रैंडम है, बट हमें दिखाना है या वी वांट टू यूज देम एज ए रैंडम सीक्वेंस, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस रैंडमनेस के काफ़ी सारे गुण अपने पास रखे हुए हैं। रियलिटी में नहीं है रैंडमनेस, बट उसमें कई सारे प्रॉपर्टीज हैं रैंडमनेस जैसे। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी रैंडमनेस के बाद हमें शो करना पड़ती है वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी में हमें दो चीज़ें प्रूव करना पड़ती हैं। एक है फॉरवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, फॉरवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब यह है कि आपने एक सीक्वेंस जनरेट की, सपोज दैट यू हैव ए सीक्वेंस एंड लेट्स से दैट इज A1 A2 एंड सो ऑन AK, ये एक सीक्वेंस जनरेट की। एंड इसके लिए आपको मालूम है कि जब आप एल्गोरिथम यूज करते हैं, ये PRNG इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक सीड देना होता है, ओके। तो जब आप सीड इनपुट करेंगे, लेट्स से सीड इज S, तो नाउ ये जो सीड है
वी विल हाइड दिस सीड, वी विल नॉट टेल एनी वन दिस सीड एक्सेप्ट द रिसीवर। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि जो एल्गोरिथम है ये जो एल्गोरिथम है, ये सीड जो है ना सेम सीड देते हैं तो सेम आउटपुट देती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप सेम सीड इनपुट करेंगे तो सेम सूडो रैंडम सीक्वेंस आपको आउटपुट में मिलेगी। सीड बदल देंगे तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरा सीक्वेंस मिलेगा। ओके, तो सेम सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए सीड की ज़रूरत होगी। तो ओबियसली ये जो सीड है, जब सेंडर ने एक सीक्वेंस जनरेट करके यूज कर लिया इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या कोई ऑथेंटिकेशन में या सेशन की जनरेशन की प्रोसेस में, तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसी दूसरे के हाथ नहीं लगना चाहिए एक्सेप्ट द रिसीवर। आप अगर इसे विलिंगली रिसीवर को देना चाहते हैं, आप अगर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, तो ओबियसली रिसीवर को भी ये सेम सीक्वेंस इस्तेमाल करना पड़ेगी सो दैट डिक्रिप्शन हो पाए। जैसे RC4 में क्या होता है, की स्ट्रीम अगर ये है तो यही की स्ट्रीम रिसीवर साइड भी आपको रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो इस की स्ट्रीम को जो सेंडर साइड जनरेट हुई है, उसी की स्ट्रीम को रिसीवर साइड जनरेट करने के लिए आपको सीड की ज़रूरत होगी। सो जो सीड सेंडर ने इस्तेमाल किया है, ओके, सो लेट्स से सेंडर है इधर S1 और आपका रिसीवर है R1। सेंडर ने एक सीड लिया S और उसने की स्ट्रीम जनरेट कर लिया K1 K2 एंड सो ऑन, और इससे इनक्रिप्शन करके मैसेज जो है ना R1 को भेज दिया। ना R1 को डिक्रिप्ट करना है तो उसे यही सीड सीक्वेंस चाहिए होगी, तभी डिक्रिप्शन होगा, है ना। इमेजिन करिए RC4 एल्गोरिथम यहाँ काम कर रही है, तो RC4 में क्या है, सेम की स्ट्रीम होना चाहिए ना, क्योंकि RC4 सिंपली XOR करती है उसके बाद। तो अगर की स्ट्रीम से प्लेन टेक्स्ट का XOR हो रहा है तो यहाँ भी हमें की स्ट्रीम चाहिए होगी। तो ये की स्ट्रीम जनरेट करने के लिए आपको S की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप एक तो ऑप्शन था कि ये की स्ट्रीम भेज दें, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सीड बता देते हैं R1 को और एल्गोरिथम बता देंगे कि हम कौन सा PRNG इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेम PRNG सेम एल्गोरिथम के लिए, क्योंकि आपकी एल्गोरिथम डिटर्मिनिस्टिक है, PRNG इज ए डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम, तो जब आप सीड इनपुट देंगे तो यही एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस जनरेट होगी, तो रिसीवर पर भी वही सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी और आप डिक्रिप्शन कर लेंगे। नाउ अब क्वेश्चन आ जाता है, अगर यही सीक्वेंस अटैकर जनरेट करना चाहे तो क्या करेगा? सो अटैकर जनरेट करने के लिए एक काम तो वो कर सकता है कि उसे सीड चुरा ले किसी समहाउ, लेकिन हम यहाँ मान के चलेंगे कि जब आप सूडो रैंडम सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीड आप हाइड करके रखेंगे, अटैकर को नहीं देंगे। तो अगर एज्यूम कर लीजिए आपने सीड को अच्छे से हाइड किया हुआ है तो अटैकर को ये सीड नहीं मिलेगा। तो ओबियसली लेकिन ये जो सीक्वेंस है अटैकर को जनरेट करना पड़ेगा। एक तो ये सीक्वेंस वो चुरा ले, आप उसे नेटवर्क पर ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, या समहाउ अटैकर को ये सीक्वेंस का कुछ हिस्सा पता चल जाए। तो अब वो क्या कर सकता है, पूरी सीक्वेंस नहीं पता है, तो अगर वो इस कुछ हिस्से से सीड जो कि अननोन है, छुपा हुआ है, उसे पता करने का प्रयास कर सकता है। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं फॉरवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो फॉरवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी में हम क्या चाहते हैं कि अगर सीड अननोन है तो अटैकर कुछ इनपुट्स बिट देख करके, इसमें से लेट से उसने शुरू की 2 बिट ले ली A1 A2 और उससे A3 प्रेडिक्ट ना कर पाए। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है उसका एक हिस्सा, एक पीस अटैकर के पास है और उस पीस से वो अगली कुछ बिट्स प्रेडिक्ट ना कर पाए। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, फॉरवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक सीक्वेंस जो आप लेफ्ट से सेंडर ने इस्तेमाल किया, उसका एक छोटा सा हिस्सा अटैकर के पास है, तो वो कोई भी पार्ट उस सीक्वेंस का, लेट्स से A1 A2 A3 में से लिख लेते हैं, A4 A5 A6 A7 इट्स ऑन। तो अगर मान लीजिए आपको A3 A4 पता है तो आप A5 ना निकाल पाएँ या A5 A6 ना कंप्यूट कर पाएँ इसकी मदद से, या A3 और A4 से A2 और A1 में आप कंप्यूट ना कर पाएँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये कहलाती है फॉरवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब आप अगली बिट्स जो है ना इसकी प्रेडिक्ट ना कर पाएँ। जनरली हम बैकवर्ड प्रेडिक्शन नहीं ट्राई करते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, हमें इसकी बात करना होगी। सो फॉरवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए पहली चीज़ आपके इसमें। दूसरा, जैसे मैंने अभी यहाँ बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए समहाउ मेरे पास इस सीक्वेंस का कुछ पार्ट मिल जाए, तो
तो क्या मैं सीड भी नहीं, सीड कंप्यूट करूं तो मैं अगला अगला ही बिट्स नहीं प्रेडिक्ट करना चाहता। लेट्स ट्राई टू गेस द सीड। सो अगर ये पॉसिबल हो कि मेरे पास सीक्वेंस का कुछ जो सीक्वेंस यूज कर रहा है सेंडर, उसका कुछ पीस मेरे हाथ लग गया, तो क्या मैं उससे सीड निकाल सकता हूँ, है ना। सो अटैकर ये ट्राई कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम एक अगली रिक्वायरमेंट पुट कर रहे हैं, वो है बैकवर्ड अनप्रडिक्टेबिलिटी। सो बैकवर्ड अनप्रडिक्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपके पास एक सब सीक्वेंस है, टोटल सीक्वेंस जो यूजर यूज कर रहा था उसका एक पीस है, मतलब सब सीक्वेंस है, तो उससे आप सीड ना प्रेडिक्ट कर पाए। सो अगर हम एक ऐसा एल्गोरिथम हमारे पास है जिसमें हम जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स सूडो रैंडम सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा अगर अटैकर के पास है तो वो उससे सीड ना निकाल पाए। तो अगर आपकी एल्गोरिथम ये प्रॉपर्टी शो कर रही है तो हम कहेंगे कि बैकवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी एल्गोरिथम में है। तो अगर आपकी एल्गोरिथम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों है, तो हम कहेंगे कि हमारे एल्गोरिथम के आउटपुट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रॉपर्टी है। तो रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों अगर आपका सीक्वेंस शो कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडमनेस। एक्चुअली सारी प्रॉपर्टी रैंडमनेस की नहीं है, एग्जैक्टली रैंडम सीक्वेंस नहीं है, बट इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सीक्वेंसेस दैट आर रैंडम। ठीक है, सो रैंडम सीक्वेंसेस की जगह पे हम ऐसे एल्गोरिथम से जनरेट हुई जो सीक्वेंसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी रैंडमनेस वाली हैं। दैट मीन्स वो सेफ हैं, मतलब यह क्रिप्टोग्राफिकली सेफ है। ठीक है, नाउ अब इसमें ओबियसली एल्गोरिथम में सीड की बात कर रहे हैं, तो सीड की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सीड जो है ना, सीड भी सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अटैकर सीड को मतलब चुरा ले, या ये कहिए कि आपको सीड को अटैकर से बचा के रखना है, तो इसे सेव करना आसान होना चाहिए, बचा के रखना आसान होना चाहिए। तो ओबियसली हम चाहेंगे कि जो सीड है स्मॉल सीक्वेंस होना चाहिए, लाइक 128 बिट का सीक्वेंस हो। ठीक है ना, 128 बिट्स 80 से लेकर के 200 बिट, 512 बिट, या ये एक स्मॉल बिट सीक्वेंस हो। सो ये जो सीड है ओबियसली इसे अब आपको रैंडमली यूज करना, जनरेट करके यूज करना पड़ेगा। तो सेंडर को सीड जनरेट करना पड़ेगा रैंडमली, एंड देन वो रिसीवर को सेंड कर दीजिए। तो अब आपका सीड एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसे आप आसानी से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और रिसीवर को भेज भी सकते हैं। ठीक है, और उस सीड से रिसीवर भी सेम पैटर्न जनरेट कर लेगा जो आपने किया है। तो सीड जनरेट करने के लिए भी फिर हम क्या करेंगे, सीड जनरेट करने के लिए कई बार फिर हम क्या करते हैं, TRNG का इस्तेमाल कर लेते हैं, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। तो चूंकि हमें केवल सीड रिक्वायर्ड है, तो इतना तो TRNG जनरेट कर ही सकता है। ठीक है ना, TRNG में जो सीड है इट इज ए स्मॉल बिट पैटर्न, सो दैट कैन बी इजीली जनरेटेड यूजिंग TRNG। सो सीड के लिए हम TRNG पर डिपेंड रहेंगे, एंड देन एक बार सीड मिल गया फिर हम PRNG इस्तेमाल करते हैं। सो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। ना वो क्वेश्चन अराइज होता है कि एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं। सो एल्गोरिथम जो है इनके लिए PRNG के तौर पर हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हैं वो दो तरीके की हैं। पहली है उन्हें हम बोलते हैं पर्पज बिल्ट एल्गोरिथम। मतलब ऐसी एल्गोरिथम जो इसी पर्पज के लिए डेवलप की गई हैं। ठीक है, सो पर्पज दूसरा केसेस है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपको मालूम है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होती हैं उनके जो आउटपुट्स होते हैं वो उनमें रैंडमनेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं उनको भी PRNG के तौर पर यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एल्गोरिथम बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, सो PRNG के तौर पर आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। एल्गोरिथम्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, तो हम एग्जिस्टिंग जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं उन्हीं से PRNG बना लेते हैं।
सो जैसे आपकी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, कोई कई आप उनसे उनको यूज कर सकते हैं, किसी को भी यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम इसमें हैश फंक्शन से भी बना सकते हैं। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम हो गई, एंड देन हैश फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो हैश फंक्शन भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। दैट मीन्स जो सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स जितनी भी हैं, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स आप यूज कर सकते हो इस पर्पज़ के लिए, और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स इस्तेमाल कर सकते हो आप, पब्लिक की एल्गोरिथम्स इस्तेमाल कर सकते हो, और हैश फंक्शंस, दैट मीन्स हैश और मैक दोनों हैश फंक्शंस आप, ठीक है। सो हैश फंक्शंस का मतलब यहाँ पर मेरा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन से है, ठीक है। तो जितने हैश फंक्शन और एल्गोरिथम, जनरली हम एल्गोरिथम लिखते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, मैथमेटिशियन इसको फंक्शन लिखते हैं, ओके। सो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, ये है दूसरी कैटेगरी। तो इन एल्गोरिथम्स को यूज करके भी हम पीआरएनजी बना सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही नहीं यूज करेंगे, थोड़ा बहुत अडेप्शन हमें करना पड़ जाता है। तो एक हम एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं अब, बहुत शॉर्ट एल्गोरिथम है जो कि काफ़ी सिक्योर है और स्टैंडर्ड भी है। दैट इज़ बीबीएस जनरेटर, इसको हम बीबीएस बोलते हैं। ब्लम, ये जिन लोगों ने डेवलप की थी उनके नाम पर है, उनके सरनेम से है, ब्लम ब्लम एंड सब। इसको बीबीएस ब्रीफ में बोलते हैं, बीबीएस जनरेटर। सो ये जो एल्गोरिथम है, दिस एल्गोरिथम इज ए पर्पजली बिल्ट एल्गोरिथम, जो कि खास इसी पर्पज के लिए बनाई गई है, बीबीएस एल्गोरिथम, ठीक है। सो लेट्स सी द बीबीएस एल्गोरिथम, एंड ये क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर भी है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, एंड इट इज़ ए वेरी गुड एल्गोरिथम। सो सबसे पहले इस एल्गोरिथम को देखें, इस एल्गोरिथम में क्या है पैरामीटर्स, लेट्स सी हाउ दिस एल्गोरिथम्स वर्क्स। सो सबसे पहले आपको कुछ पैरामीटर्स इसमें चूज करना होते हैं, देन आप सूडो रैंडम सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको दो लार्ज प्राइम नंबर पी एंड क्यू चुनना होंगे। सो पहली स्टेप होती है आपकी चूज टू लार्ज प्राइम नंबर्स। अगर आपने आर एस ए पढ़ी होगी, जानते होंगे आप आर एस ए एल्गोरिथम के बारे में, तो आपको ये काफ़ी उससे मिलती जुलती लगेगी। टू लार्ज प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, ठीक है। और वो कुछ प्रॉपर्टी के साथ होना चाहिए, सच दैट P is congruent to Q is congruent to 3 mod 4। मतलब यह है कि जब आप 4 से P एंड Q को डिवाइड करें, तो P एंड Q आपको दो ऐसे प्राइम नंबर चुनने हैं जिन्हें 4 से डिवाइड करें दोनों को, तो आपको हमेशा 3 रिमाइंडर मिले। सो इसका एग्जाम्पल है आपका 7 और 11। 7 और 11 दोनों नंबर ऐसे हैं, प्राइम, दोनों प्राइम हैं। तो आप P इक्वल टू 7 ले सकते हैं, Q इक्वल टू 11 ले सकते हैं। दोनों को 4 से आप मतलब 4 से रिमाइंडर लेंगे, मतलब मॉड्यूल लेंगे, तो आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। देन हम क्या करेंगे, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, एन कंप्यूट करते हैं। लेट एन इक्वल टू, वो क्या करते हैं हम पी एंड क्यू से निकालते हैं, पी इंटू क्यू, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टेप 2, स्टेप 3, ये इनिशियलाइजेशन स्टेप है, वन टाइम करना होता है आपको सीक्वेंस जनरेट करने से पहले। देन चूज ए रैंडम नंबर एस, इसे आप सीड बोल सकते हैं, रैंडम नंबर एस, सच दैट एस इज relatively prime
टू एन। रिलेटिव प्राइम का आप मतलब जानते हैं। सो हमें एक रैंडमली एक नंबर ऐसा चुनना है एस जो एन का रिलेटिव प्राइम हो, को प्राइम हो, मतलब एस और एन के बीच में ये जो एस जो चुन रहे हैं आप और ये एन, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, ना तो एस एन को डिवाइड करता है ना एन एस को डिवाइड करता है। तो ये अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने एस और एन ऐसा ले लिया तो जब एस एन को डिवाइड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ना तो एस पी को डिवाइड करेगा ना क्यू को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, जनरली एन लार्ज नंबर होता है, एस स्मॉल होता है, तो एस ना तो पी को डिवाइड करेगा ना, क्योंकि एन को डिवाइड नहीं कर रहा है एस, क्योंकि इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एस और एन के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ना तो एन डिवाइड करता है एस को ना एस डिवाइड करता है एन को। और चूंकि एन लार्ज है सो अब हम इस ये भी बोल सकते हैं कि एस पी को भी डिवाइड नहीं करता है और ना ही क्यू को डिवाइड करता है। तब अब आपकी एल्गोरिथम इस तरीके से बाइनरी पैटर्न जनरेट करेगी। सो मैं उसकी कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ प्रोग्रामिंग के फॉर्म में। सबसे पहले आपको x0 जनरेट करना है। x0 आपका s से जनरेट होगा, एस स्क्वायर मॉड n ले लेना है। दैट मीन्स जो सीड है आपका स्क्वायर करिए, उसका मॉड n ले लीजिए, तो आपको एक नंबर मिलेगा x0। ठीक है, अब x0 आपका लूप में आगे इस्तेमाल होगा। सो फॉर i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी का मतलब आपका ये लूप परमानेंटली चलता रहेगा, और ये स्ट्रीम से फर है इसलिए तो चलता रहेगा, जब तक ये लूप चलेगा तब तक बिट्स आपकी जनरेट होती रहेंगी। तो ये जो लूप है, दिस लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द बिट्स। तो लूप में क्या है, एक्स आई इक्वल टू आपको करना है एक्स आई माइनस 1। ठीक है, सो एक्स आई आपका शुरू में तो 0 होगा, तो x0 आपका यूज हो जाएगा यहाँ मॉडर्न। तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाएगा इससे, एक्स आई का स्क्वायर किया आपने, एक नंबर जनरेट हो गया। एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर किया, सो यू गॉट, जो स्क्वायर है उसे हम एक्स आई बोल रहे हैं। अब एक्स आई की मदद से ही हम बिट निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे। सो बी आई हमारी एक बिट, बी आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई मॉड 2। ठीक है, सो अगर एक्स आई जो है ऑड होगा तो क्या आएगा आपका आउटपुट 1, इवन होगा तो 0। ठीक है, एंड ये जो बी आई है, दिस बी आई इज एक्चुअली द बिट, और आप इस बी आई को आउटपुट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो बाइनरी में बिट्स जनरेट होते चले जाएंगे, तो यू विल गेट ए सीक्वेंस ऑफ 0 1 0 1 8, इस तरीके से बाइनरी पैटर्न आपको आउटपुट में मिलता चला जाएगा। ओके, सो ये जो बीबीएस जनरेटर है, दिस इज क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर जनरेटर। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिकली, शॉर्ट में लिखते हैं CSPRBG। इसका मतलब C फॉर है क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम, B फॉर बिट जनरेटर, G फॉर जनरेटर। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम बिट जनरेटर कौन से जनरेटर को हम कहेंगे, ये किसको टैग देंगे। दिस इज ए टैग एक्चुअली, एक तरीके से जो ये सिक्योर सेफ्टी का टैग है एक्चुअली। तो एक जनरेटर जो है, जो आपका बीबीएस है, ये वाले टैग के साथ अवेलेबल है। दैट मीन्स इट इज ए बीबीएस इज ए क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम बिट जनरेटर। तो जो भी क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम बिट जनरेटर होगा, आप कह सकते हैं कि ये सेफ है। तो बीबीएस इस टाइप का जनरेटर है, मतलब इस कैटेगरी वाले जनरेटर में आता है। नाउ कौन सा जनरेटर इस कैटेगरी में आएगा, उसे कैसे डिफाइन करेंगे, विच जनरेटर शुड बी कॉल्ड क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम बिट जनरेटर। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट बिट टेस्ट। तो एक सूडो रैंडम बिट जनरेटर को हम कहेंगे कि ये नेक्स्ट बिट टेस्ट पास कर रहा है अगर आपके पास आउटपुट की के बिट्स हैं। कि एक जनरेटर है आपके पास G, ठीक है, और इस G के कुछ बिट्स आपके पास हैं B1 B2 एंड सो ऑन
के बिट्स आपके पास हैं बी के, इस जनरेटर से जनरेट हुई हैं। ओके, तो अगली बिट होगी लेट्स अज्यूम बी के प्लस 1। तो अगर आप B1 बी इन बिट से, इतनी बिट से, के बिट से समहाउ किसी एल्गोरिदम से इस बिट को प्रेडिक्ट कर पाए, तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट, ये जनरेटर जी ने नेक्स्ट बिट टेस्ट पास नहीं कर पाया है। ठीक है, हाफ प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा से प्रेडिक्ट ना कर पाएंगे अगर, तो हम कहेंगे कि जी इस टेस्ट में फेल हो गया। और जी इस टेस्ट में पास कब होगा, जब ये जो इनपुट मैंने आपको दे दिया, इस आउटपुट इनपुट को यूज करते हुए आप एक एल्गोरिथम बना लें, या आपकी जो एल्गोरिथम है वो इस इनपुट को यूज करते हुए इस पैटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, मतलब अगली बिट को प्रेडिक्ट ना कर पाए। तो आपके पास के बिट्स हैं, के बिट्स की मदद से के प्लस फर्स्ट बिट, जो नेक्स्ट बिट आने वाली है, उसको आप अगर हाफ प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम कहेंगे कि आपके जनरेटर ने नेक्स्ट बिट टेस्ट पास कर लिया है। और जो जनरेटर नेक्स्ट बिट टेस्ट पास कर लेता है, हम उसे बोलते हैं कि इट इज़ ए क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम बिट जनरेटर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके बुक में दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, सो इसके साथ साथ एक और जो है आपका, ये तो एक पर्पजली बिल्ट एल्गोरिथम है जो कि मैंने आपको बताई हुई थी। दूसरी एक और एल्गोरिथम है ANSI X9.17, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ खास नहीं है। वो पहले ANSI X9.17, सो ये एक स्टैंडर्ड है, ANSI का स्टैंडर्ड है, और इसमें जो है ना 3DES एल्गोरिथम जो है वो यूज होती है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो आज हमारा सूडो रैंडम बिट सीक्वेंस जो है वो टॉपिक पूरा हो गया। अब आप क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछ सकते हैं। ओके देन।